गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सभी औद्योगिक इंजीनियरिंग एवं सुरक्षा के एक महत्वपूर्ण टॉपिक उत्पादन, नियोजन एवं नियंत्रण पर विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि औद्योगिक इंजीनियरिंग मानव जीवन को गतिशील बनाने के लिए जिस प्रकार अनेक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उन वस्तुओं की पूर्ति का एक महत्वपूर्ण साधन प्रोवाइड कराता है हमको। आज जितने भी उत्पाद बनाए जाते हैं, उन उत्पादों के निर्माण में, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है। किसी भी उत्पाद को बनाने के लिए उसको विभिन्न चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे उस उत्पाद का जिसका हमें उत्पादन करना है, उसकी प्लानिंग करनी होती है। उसकी प्लानिंग के अनुसार फिर उसका हम उस पूरी प्रक्रिया पर नियंत्रण करते हैं और तब जा कर के हम किसी वस्तु का उत्पादन कर पाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं कि उत्पादन या प्रोडक्शन किसे कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए हमें कच्चे माल अथवा रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट या कुछ ऐसे उत्पाद की आवश्यकता होती है जिनके माध्यम से उनके वर्तमान रूप को रूपांतरित करके हम मानव उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं आपको उत्पादन की प्रक्रिया समझाने का प्रयास करता हूँ। सपोज करिए एक लकड़ी है जो अभी जंगल में है, तो उस समय वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता अगर हम देखें तो उसमें बहुत कम रहती है। लेकिन जैसे ही उस लकड़ी से हम फर्नीचर बनाना शुरू कर देते हैं तो उसी लकड़ी की डिमांड बढ़ जाती है, उसकी मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करने की उसकी क्षमता बढ़ जाती है और हम कह सकते हैं कि अब यहाँ पर फर्नीचर का उत्पादन शुरू हो गया है। निश्चित रूप से किसी भी वस्तु के उपयोगिता बढ़ाने के लिए कुछ प्रारूप हैं, कुछ सिस्टम हैं जिनके माध्यम से हम उनकी उपयोगिता बढ़ाते हैं। जैसे है आकार उपयोगिता या फॉर्म यूटिलिटी। जब किसी वस्तु का आकार प्रकार इस तरह बदल दिया जाए कि मानव इच्छाओं की पूर्ति की उसकी क्षमता बढ़ जाए तो उसे आकार उपयोगिता कहते हैं। जैसे लकड़ी से फर्नीचर बनाना, कपास के धागों को कपड़े में बदलना, धातु खनिजों को धातुओं में परिवर्तित किया जाना इत्यादि। ठीक इसी तरह से टाइम यूटिलिटी, कुछ वस्तुओं की उपयोगिता उन्हें कुछ दिन सुरक्षित रखने से बढ़ जाती है। अर्थात जब डिमांड काफ़ी बढ़ जाए, अगर उस समय हम उन वस्तुओं को मार्केट में लेकर के जाएं तो उस समय पर उसकी आवश्यकता काफ़ी महसूस होगी और काफ़ी अच्छे कीमत पे हम उन वस्तुओं को मार्केट में सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्थान उपयोगिता। बहुत सारे ऐसे उत्पाद होते हैं जिनके स्थान में परिवर्तन कर देने से उनकी उपयोगिता बढ़ जाती है। जैसे सपोज करिए कहीं पर कोयले की काफ़ी डिमांड हो और खनन वहाँ से बहुत दूर हो। अगर हम समय के अंदर उन कोयलों को किसी जगह पर स्टोर कर दें और जब वहाँ पर कोयले की डिमांड बढ़ जाए, वहाँ पर हम उसको प्रोवाइड कराएं, मार्केट में उसको लेकर के जाएं, तो निश्चित रूप से उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है बनस्पत जहाँ पर कोयले का खदान है वहाँ के। ठीक इसी तरह से सेवा उपयोगिता है, नॉलेज उपयोगिता है। ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिनके माध्यम से हम किसी भी वस्तु की उपयोगिता बढ़ा सकते हैं। जैसे अधिकार उपयोगिता है। सपोज करिए आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आपके पास किसी फंक्शन में गए, किसी पार्टी में गए और किसी मेडिकल की अच्छी बुक आपके पास आ गई। बहुत अच्छी बुक है लेकिन वो आपके काम की नहीं है, वो मेडिकल प्रोफेशन के लिए है। अब वो आपकी जब तक आपके अधिकार क्षेत्र में है तब तक उसकी वैल्यू उतनी नहीं है या आपके लिए उतना यूजफुल नहीं है जितना कि एक मेडिकल प्रोफेशन के लोगों के पास अगर उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसी तरह से जब हम किसी चीज़ का अधिकार बदल देते हैं तब भी उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। इन सभी कार्यों को करने के लिए, अर्थात उत्पादन करने के लिए, किसी वस्तु की उपयोगिता बढ़ाने के लिए हमको
एक अच्छी प्लानिंग के आधार पर उन कार्यों को करना पड़ता है, तभी हम सफल और सक्षम रूप से किसी वस्तु का उत्पादन कर पाते हैं। अब हम प्लानिंग कैसे करते हैं? प्लानिंग जिस उत्पाद का हमें उत्पादन करना है उसके अकॉर्डिंग, उसके उत्पाद की डिजाइन के अकॉर्डिंग, उसकी कितनी वैल्यू चाहिए, कितनी मात्रा में उत्पादित करना है, कहाँ पर उत्पादित करना है, किन उद्देश्यों के लिए उत्पादित करना है, कौन कौन सी मशीनरी की आवश्यकता होगी, कितने स्किल्ड वर्कर की आवश्यकता होगी, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके हम नियोजन कार्य करते हैं। अगर किसी भी उत्पाद के उत्पादन का नियोजन अच्छी तरीके से हो जाए तो निश्चित रूप से वो पूरी की पूरी उत्पादन प्रक्रिया सफल हो जाती है। अगर हम इसके उद्देश्य की चर्चा करें, एम ऑफ इंडस्ट्रियल प्लानिंग, तो इससे जो हमारा एक उद्देश्य निकल कर आता है कि इससे हमारा तीव्र औद्योगिक विकास होता है, रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, प्रोडक्शन में वृद्धि होती है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन होता है, रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं, उद्योगों में संतुलन बना रहता है। बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जो हम फिनिश प्रोडक्ट के रूप में यहाँ बनाते हैं और वही किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल के रूप में कार्य करता है। इसी तरह से प्रतियोगिताओं पर नियंत्रण प्राप्त होता है, औद्योगिक प्रगति होती है, हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर पाते हैं, निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है, श्रम नियोजन, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और इन सभी चीज़ों को मिला करके अगर ओवरऑल हम देखें तो हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। और किसी भी वस्तु के उत्पादन का, किसी भी राष्ट्र का उद्देश्य यही होता है कि उसकी राष्ट्रीय आय में वृद्धि कैसे हो। एम ऑफ इंडस्ट्रियल प्लानिंग, जिस पे हमने संक्षेप में आपसे चर्चा किया, रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंक्रीज इन डेवलपमेंट, मोर एम्प्लॉयमेंट, बैलेंस इन इंडस्ट्रीज, कंट्रोल ऑफ कंपटीशन, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, मैक्सिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इंकरेजमेंट टू एक्सपोर्ट, लेबर प्लानिंग, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की चर्चा करें, इसके उद्देश्य की चर्चा करें, तो निश्चित रूप से ये हमें उत्पादन कार्यों के लिए कितनी मात्रा में हमें उत्पाद को बनाना है, इसका हमें एक क्वांटिटिव संख्या मिल जाती है जिसके आधार पर हम प्लानिंग कर पाते हैं। नियोजन का जो हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल का जो दूसरा उद्देश्य होता है, उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली मशीन, किस तरह के टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, किस तरह के यंत्र होंगे, उन मशीनों की क्षमता क्या होगी, उनकी कार्यशक्ति क्या होगी, कितना उत्पादन करना है, कब तक उत्पादन करना है, इन सभी चीज़ों पे हमको एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी होती है, एक प्लानिंग करनी होती है, और तभी हम जा कर के एक सफल उत्पादन प्रक्रिया से गुजर पाते हैं। अगर हम प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल को इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं तो कोई भी उत्पादन प्रक्रिया, कोई भी प्रोडक्शन सिस्टम मुख्य रूप से 3 प्रोसेस से होकर के गुजरती है: इनपुट्स, कन्वर्जन प्रोसेस एंड आउटपुट्स। इनपुट्स के रूप में जो भी हम श्रम, सामग्री, मशीन्स, जितने भी इंफॉर्मेशंस होते हैं और जितनी भी हमारी शक्ति होती है, एनर्जी होती है, उन सबको हम इनपुट के रूप में डालते हैं। फिर उस पर कन्वर्सन प्रोसेस होता है और फिर हमको आउटपुट्स प्राप्त होता है, और ये आउटपुट या तो गुड्स के रूप में हमें मिलता है या सर्विसेज के रूप में प्राप्त होती है। जब इनपुट के बाद कन्वर्जन प्रोसेस होता है तो वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर रैंडम फ्लैक्चुएशन होता है। ये फ्लैक्चुएशन किन उद्देश्यों में होता है कि जो हमारी प्लानिंग होती है उससे ये थोड़ा सा फ्लैक्चुएट कर रहा होता है। जो हमने एक प्लानिंग किया हुआ है उससे या तो उसमें कुछ एरर आ रहे हैं, कुछ वेरिएशंस आ रहे हैं, तो वहाँ पर एडजस्टमेंट की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पर अगर इनपुट में कुछ सुधार करना है तो हम इनपुट में सुधार कर लेते हैं, या कन्वर्जन प्रोसेस में सुधार करना है तो कन्वर्जन प्रोसेस में सुधार कर लेते हैं। यानी इन दोनों के बीच में एक एडजस्टमेंट नीड की आवश्यकता होती है, और जहाँ जैसी आवश्यकता होती है उसको हम एडजस्टमेंट कर देते हैं वहाँ पर। इसी तरह से जब हम आउटपुट प्राप्त कर लेते हैं गुड्स के रूप में या सर्विसेज के रूप में, तो ये जो हमारा आउटपुट होता है ये कितना मार्केट में इसका सक्सेसिव रेट कितना है, कितना लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है, इस उत्पाद की कितनी डिमांड है, या इस पर अगर कोई कंप्लेंट आ रही है तो बीच में एक मॉनिटर पॉइंट बना देते हैं कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके क्या आउटपुट हमको मिल रहे हैं। यहाँ पर हम उनको मॉनिटर करते हैं, और मॉनिटर करने के बाद
जब पूरी प्रक्रिया एक बार पूरी हो जाती है तो हम यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं कि एक्चुअल में मैंने क्या प्लानिंग किया था, कितनी मात्रा में हमें उत्पादन करना था, किस गुणवत्ता का उत्पाद प्रोवाइड कराना था उसमें, और एक्चुअल में हमें क्या प्राप्त हुआ। जब हमारी ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई तो हमें एक्चुअल में क्या प्राप्त हुआ, वहाँ पर हम इसका कंपैरिजन करते हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, और फिर जो कमियाँ होती हैं उनको यहाँ से हम एडजस्ट करते हैं। अगर प्रोसेस में आवश्यकता होती है तो प्रोसेस में, अगर इनपुट में आवश्यकता होती है तो हम इनपुट्स में, जहाँ सुधार की आवश्यकता होती है फिर वहाँ सुधार करते हैं। फिर से हम एक बार इस प्रोसेस को शुरू करते हैं, फिर इनपुट डालते हैं, कन्वर्जन प्रोसेस होता है, और उस कन्वर्जन प्रोसेस के माध्यम से फिर हमें आउटपुट प्राप्त होता है। तो इस तरह से की पूरी उत्पादन प्रक्रिया चलती रहती है और निरंतर हम उसमें सुधार करते जाते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचते जाते हैं। अगर हम प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, अगर हम उनकी चर्चा करें तो किसी भी उत्पादन नियोजन और नियंत्रण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसमें टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, किस तरह की वस्तुओं का हमें उत्पादन करना है, उनकी, अगर हमें कंटिन्यूअस प्रोडक्शन करना है तो उसकी प्लानिंग अलग होती है, अगर एक ही तरह की वस्तुओं का निर्माण करना है तो उसकी प्लानिंग अलग तरीके से करते हैं। एक बार प्लानिंग कर लेते हैं तो कुछ महीने तक, कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक हम लगातार उन वस्तुओं का उत्पादन करने लगते हैं। लेकिन अगर किसी वस्तु का उत्पादन और उसकी डिजाइन, उसकी संख्या, इसमें बार बार परिवर्तन होता है, उसमें रुकावट आती है, तो निश्चित रूप से हमारा जो शेड्यूल है, जो हमारा प्लानिंग है, उसमें चेंजेस करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि किस तरह की वस्तुओं का हम निर्माण करने जा रहे हैं। दूसरा टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो भी हमने मशीनरी लगा रखा है, जो भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, वो हमारे उत्पादन, नियोजन और नियंत्रण प्रक्रिया को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। अगर हमारे पास मैनुअल मशीनें हैं तो उसके लिए अलग प्लानिंग करनी होती है, सेमी ऑटोमेटिक मशीनें हैं तो उनके लिए अलग तरीके से प्लानिंग करनी होती है, ऑटोमेटिक मशीनें हैं तो उनके लिए अलग तरीके से प्लानिंग करनी होती है। यानी किस तरह का उत्पाद है, कितनी संख्या में बनाना है और किस तरह से बनाना है, कब तक बनाना है, ये सारी चीज़ें हैं जिनके आधार पर प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल को हम नियंत्रित करते हैं और उससे हम उत्पादन प्रक्रिया को संचालित करते हैं। अगर हम यहाँ देखें प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल को प्रभावित करने वाले जो कारण हैं या कारक हैं उनकी चर्चा करें तो क्या क्या है। हम जब भी प्रोडक्शन कंट्रोल करते हैं या प्लानिंग करते हैं तो उसमें हमारी जो इन्वेंट्री है उनका कंट्रोल करना आवश्यक होता है। इन्वेंट्री क्या चीज़ होती है? उत्पादन प्रक्रिया में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होते हैं जो रॉ मटेरियल के बाद भी हमें आवश्यक होते हैं। बिजली है, पानी है, ऑफिस एक्सपेंसेज है, बहुत सारे पेपर वर्क्स हैं, बहुत सारे सहायक यंत्र हैं, ये सारे इन्वेंट्रीज के अंतर्गत आते हैं किसी भी उत्पादन प्रक्रिया के। तो उनका समय से उपलब्धता सुनिश्चित करना हमारा उद्देश्य होता है। दूसरा, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कितनी मात्रा में, कब तक हमको उसको बाज़ार में भेजना है, ये भी हमारे प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल को प्रभावित करता है। मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग, किस तरह के उत्पाद बनाना है, बहुत ज़्यादा असेंबली की आवश्यकता है तो हमको उस तरह से प्लानिंग करनी होगी। अगर एक ही तरह का उत्पाद एक जगह से बना दूसरी जगह से आउटपुट के रूप में निकलता जा रहा है तो उसकी अलग से प्लानिंग करनी होती है। साथ में किस क्वालिटी का उत्पाद हमें चाहिए, उसकी गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, ये भी हमारे प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल को प्रभावित करता है। वर्क स्टडी एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, वर्क स्टडी यानी कार्य का अध्ययन क्या होता है। हम सभी जानते हैं किसी भी उत्पाद को बनाते हैं तो उसका अनुसरण भी करते हैं। किसी उत्पाद को बनाने के लिए क्यों हम इसी विधि से बना रहे हैं, अगर इसी विधि से बनाने में किसी उत्पाद को अगर हमें 30 मिनट का समय लगता है तो क्या कोई ऐसी भी विधा है कि इसी खर्चे में थोड़ा सा सुधार करके हम उसका टाइमिंग कम कर दें। अगर हम टाइम कम कर ले जाते हैं तो हमारा जो उस पर पड़ने वाला कास्ट होता है वो कम हो जाता है। यानी ये एक पूरा का पूरा एक निरंतर प्रक्रिया है, एक अध्ययन का प्रक्रिया है, एक स्टडी की प्रक्रिया है। उत्पादन भी चलता रहता है, हम अध्ययन भी करते रहते हैं और जो नवीन टेक्नोलॉजी आती है उनको समाहित करके हम एक अच्छी प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल सिस्टम को तैयार कर पाते हैं। अब इनको अमली जामा पहनाने के लिए हमें देखिए करना क्या क्या होता है। अगर हम पूरी तरीके से इस पर चर्चा करें, इस पर ध्यान दें, तो किसी भी उत्पादन प्रक्रिया को करने के लिए जो उसका प्रोसीजर होता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का, उसको हम 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक तो होता है हमारा प्लानिंग फेज, दूसरा होता है एक्शन फेज
और तीसरा होता है कंट्रोल फेज। प्लानिंग फेज को भी हम दो भागों में बांट देते हैं, एक प्रायर प्लानिंग या प्री प्लानिंग और दूसरा हमारा होता है एक्टिव प्लानिंग। प्रायर प्लानिंग में क्या होता है, सबसे पहले फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग एक ऐसा बिंदु है जिस पर किसी भी उद्योग का, उसकी सफलता का बहुत बड़ा एक बिंदु इस पे निश्चित होता है। सपोज करिए हमने मार्केट का सर्वे किया, जिस वस्तु का हम उत्पादन करने जा रहे हैं, अगर हमने उसका ठीक ठाक अनुमान नहीं लगाया कि हमारी कितनी मात्रा हमारे लिए लाभप्रद होगी, अगर हमने बहुत ज़्यादा मात्रा बना दिया तो हमारे स्टोर में डंप हो जाएगा, उससे हमारी कैपिटल फंसेगी, उस पर बैंक का लगने वाला ब्याज बढ़ जाएगा और हमारी इंडस्ट्री घाटे में चली जाएगी। अगर हम जो उत्पाद बना रहे हैं हमने फोरकास्टिंग अच्छी तरीके से नहीं किया, कम मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो भी हमें वांछित हमको सफलता नहीं मिलेगी, वांछित प्रॉफिट हमें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ये जो फोरकास्टिंग होती है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे, विभिन्न विधियों के माध्यम से, इसके साइंटिफिक मेथड्स हैं, इनके माध्यम से हम एक ठीक ठाक आकलन कर लेते हैं, एक निश्चित संख्या पर पहुंच जाते हैं कि जिस वस्तु का हम उत्पादन करने जा रहे हैं वो कितनी मात्रा में और कब तक बनाना हमारे लिए लाभप्रद होगा। जब हम फोरकास्टिंग की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं तो अब हम उत्पादन की तरफ बढ़ते हैं। और उत्पादन प्रक्रिया, जैसा कि हम लोगों ने पीछे देखा कि वो बहुत सारे कन्वर्जन प्रोसेस से होकर के गुजरता है, तो उसमें कौन सा काम कौन सा व्यक्ति करेगा, कौन सा डिपार्टमेंट करेगा, उसके लिए अब हम ऑर्डर राइटिंग करते हैं। इसको बोलते हैं आदेश प्रेषण। लोगों को कार्यों के लिए अधिकृत करना। जैसे सपोज करिए कोई उत्पाद है तो उसकी डिज़ाइन कौन करेगा, कोई उत्पाद है तो मैन्युफैक्चरिंग कौन करेगा, लेबर की व्यवस्था कौन करेगा, रॉ मटेरियल की व्यवस्था कैसे होगी, किस क्वालिटी की व्यवस्था होगी, ये सारा कुछ ऑर्डर राइटिंग के अंतर्गत लोगों को अधिकृत कर दिया जाता है। अलग अलग लोगों को, अलग अलग डिपार्टमेंट को, जैसे वो अपने अपने कार्यों को परफॉर्म कर सकें और पूरी की पूरी हमारी उत्पादन प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। जैसे प्रोडक्ट डिज़ाइन है। अब प्रोडक्ट डिज़ाइन, किसी भी उत्पाद की डिज़ाइन किस तरह की होगी। हमने सपोज करिए सोचा कि हमने एक सेल फ़ोन बनाना है। अब उसमें कौन कौन से फीचर होंगे, क्या क्या फीचर इसके अंदर बिल्ड करना है, क्या क्या फीचर्स के लिए अलग से हमको व्यवस्था देनी है, ये सारा का सारा कुछ इस प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंतर्गत आ जाता है। उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे का हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुरू होता है। यानी जब प्रोडक्ट की डिज़ाइन हो जाती है तो फिर हम प्रोसेस को डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि जब तक प्रोडक्ट की डिजाइनिंग नहीं हो जाएगी तब तक कौन सी मशीनरी लगेगी, कौन सा टूल्स लगेगा, कितने स्किल्ड वर्कर लगेंगे, ये सारा कुछ हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से एक लेआउट बना लिया जाता है। फिर जब प्रोसेस डिज़ाइन हो जाता है, उस लेआउट में कहाँ पर हमारी कौन सी मशीनरी होगी, कहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट होगा, इनका एक सिस्टमेटिक खाका तैयार कर लिया जाता है कि किस तरह से किस फ्लो में हमारा उत्पाद आगे की तरफ बढ़ेगा। ये सब प्रायर प्लानिंग के हमारे पॉइंट्स होते हैं। जब हम लेआउट बना लेते हैं तो फिर वहाँ पर वर्क स्टेशंस की डिज़ाइन करते हैं। सपोज करिए हमने बना दिया कि एक तरफ पहले हमारा मशीन शॉप होगा, फिर वेल्डिंग शॉप होगा, फिर अन्य शॉप होंगे। तो उस मशीन शॉप के अंदर अलग अलग कौन कौन सी मशीनरी कहाँ पर लगेगी, हमारा लेथ कहाँ पर लगेगा, सेपर कहाँ पर लगेगा, प्लेनर कहाँ पर लगेगा, इसको बोलते हैं वर्क स्टेशंस डिज़ाइन। पर्टिकुलर किसी शॉप के अंदर पर्टिकुलर कोई मशीन कहाँ पर फिट होगी, उसको वर्क स्टेशंस डिज़ाइन बोलते हैं। तो इतनी सारी प्रायर प्लानिंग कर लेने के बाद फिर हम आते हैं, हम उसको एक्टिव प्लानिंग में उसको एक्टिव करते हैं। जैसे हमारा जो प्लानिंग रिसोर्सेज होता है 4Ms, मेन, मशीन, मटेरियल एंड मैनेजमेंट, इन सब की व्यवस्था करते हैं। जब इन सब की व्यवस्था हो गई, हमारी प्रायर प्लानिंग हो गई, हमने मशीनों को जगह जगह पे स्थापित कर लिया, तो फिर हम उनका पथ निर्धारण करते हैं, अर्थात रूटिंग करते हैं। प्रोसेस प्लानिंग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है रूटिंग, यानी पथ निर्धारण। पथ निर्धारण क्या होता है? किसी भी वस्तु का जब हम उत्पादन करते हैं तो उसको विभिन्न सारे प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जो हमारी शर्ट बनती है, जो हमारे शरीर पे ये जो हम पहने हुए हैं शर्ट, ये भी बहुत सारे प्रोसेस से होकर के गुजरती है। टेलर के पास हम जाते हैं तो पहले वो मेजरिंग करता है, मेजरिंग के बाद वो फिर कटिंग करता है, कटिंग के बाद स्टिचिंग होती है, स्टिचिंग के बाद फिर फिनिशिंग होती है, और फिर वो हमारे शरीर की शोभा बढ़ाती है।
तो ये जो सीक्वेंस है किसी उत्पाद को आगे बनाते समय उत्पाद के आगे बढ़ने का, इसको बोलते हैं रूटिंग। अर्थात जिस उत्पाद को हम बनाने जा रहे हैं वो उत्पाद किस सीक्वेंस में आगे बढ़ेगा, इसका जो निर्धारण करते हैं उसको बोलते हैं रूटिंग। नेक्स्ट, मटेरियल कंट्रोल। अब जिस वस्तु का हम उत्पादन करने जा रहे हैं प्रत्येक जगह उसकी वांछित मात्रा समय से उपस्थित हो जाए। समय से नहीं रहेगा तो हमारा ब्रेकडाउन हो जाएगा, हमारा सिस्टम फेल्योर करेगा, हमारे खर्चे बढ़ेंगे, हमको वांछित आउटपुट नहीं मिलेगा, जिससे हमारे उस पर पीस कास्ट बढ़ जाएगी। इस तरह से हम मटेरियल कंट्रोल के अंतर्गत हर डिपार्टमेंट में समय से सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हैं। बिना सामग्री के कोई उत्पाद बन नहीं सकता, इसलिए समय से अगर उपस्थित रहेगा सामान तो वहाँ पर हमारी उत्पादकता बढ़ती है। सामग्री के साथ साथ हम टूल कंट्रोल भी करते हैं। किसी भी उत्पाद को बनाने में कौन कौन से टूल्स लगेंगे, कितने जिग्स लगेंगे, फिक्सचर्स लगेंगे, एसेसरीज लगेंगे, इन सब की भी व्यवस्था सुनिश्चित कर लेते हैं। लोडिंग अर्थात भार निर्धारण। जब हम किसी वस्तु को बनाते हैं तो उस वस्तु को प्रत्येक डिपार्टमेंट में कितना समय उस वस्तु को बनाने में लगेगा। जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था कि शर्ट बनाने में वो 4-5 प्रोसेस से होकर के गुजरता है। मेजरिंग होती है, कटिंग होती है, स्टिचिंग होती है, फिनिशिंग होती है। इसी तरह से जो भी हम उत्पाद बनाते हैं, इन उत्पादों को इस सीक्वेंस में जाने के लिए अब उस मेजरिंग में कितना समय लगेगा। सपोज करिए आपकी शर्ट बनने में मेजरिंग में 10 मिनट लगा, उसकी कटिंग में 20 मिनट लगा, स्टिचिंग में आधे घंटे लगे और फिनिशिंग में 10 मिनट लगे। तो इस तरह से हम देखते हैं टोटल 1 घंटे 10 मिनट लग गए उस हमारे शर्ट को बनने में। अब इस 1 घंटे 10 मिनट में सबसे पहले जो मेजरिंग मैंने किया उसमें कितना समय लगा, फिर उसमें कटिंग में कितना समय लगा, फिर स्टिचिंग में कितना समय लगा, फिर फिनिशिंग में कितना समय लगा। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, उस उत्पाद को बनाने में वो उत्पाद सपोज करिए पहले मशीन शॉप में जाता है तो उसमें कितना समय लगेगा, वहाँ से निकल करके वेल्डिंग शॉप में जाता है तो वहाँ कितना समय लगेगा, वहाँ से निकल करके किसी अन्य शॉप में जाता है वहाँ कितना समय लगेगा। इसका जो हम निर्धारण करते हैं इसको बोलते हैं लोडिंग या भार निर्धारण। इसके बाद एक महत्वपूर्ण पहलू होता है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग क्या होता है? सपोज करिए कि हमारा पहले उस जॉब जो है मशीन शॉप में जा रहा है और वहाँ पर उसका शेड्यूल निर्धारित है, उसकी लोडिंग है 1 घंटे की। अब उस 1 घंटे की लोडिंग में उसकी शेड्यूलिंग क्या है? शेड्यूलिंग के अंतर्गत पर्टिकुलर उस डेट को डिफाइन कर देते हैं और उस टाइम को डिफाइन कर देते हैं जब वहाँ पर उस कार्य पे, उस हमारे उत्पाद पे उत्पादन प्रक्रिया संपादित होगी। सपोज करिए मशीन शॉप का लोड है 1 आवर्स, तो उसकी शेड्यूलिंग क्या होगी कि ये उत्पाद मशीन शॉप में 25 तारीख को 11 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच वहाँ पर उस कार्य को परफॉर्म किया जाएगा। ये जो 11 बजे से लेकर के 12 बजे का कुल 1 घंटे का समय मशीन शॉप के लिए दिया गया, ये उसकी शेड्यूलिंग हो गई। एक छोटे से एग्जाम्पल से हम और आपको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। हम क्लासरूम में जाते हैं, एक दिन में हमारे क्लास 8 पीरियड के चलते हैं। 8 पीरियड में पहला पीरियड 50 मिनट का, दूसरा पीरियड 50 मिनट का, तीसरा 50 मिनट का, चौथा 40 मिनट का। सपोज करिए इस तरह से आपकी लोडिंग की हुई है। तो ये जो पहला 50, दूसरा 50, तीसरा 50, चौथा 40, फिर पाँचवा 50, 40, इस तरह से जो हमारी लोडिंग है इसको बोलते हैं लोडिंग अर्थात भार निर्धारण। पर्टिकुलर उस टीचर के लिए, उस सब्जेक्ट के लिए वो भार निर्धारण हो गया। लेकिन मंडे को आपकी IESP की क्लास 7 बजे से 7:50 तक चलेगी। ये हो गया उस IESP के 1 घंटे की लोडिंग का या 50 मिनट की लोडिंग की शेड्यूलिंग। आपकी MMI की क्लास 7:50 से 8:40 तक चलेगी। वो MMI के क्लास की शेड्यूलिंग हो गई, उसकी लोडिंग थी 50 मिनट, लेकिन उसकी शेड्यूलिंग हो गई कि ट्यूसडे को 7:50 से 8:40 तक आपकी ये क्लास चलेगी। ठीक इसी तरह से उत्पादन के लिए भी पूर्व में हम निर्धारित कर देते हैं कि हमारा अमुक प्रोडक्ट किस शॉप में कब जाएगा, कितने घंटे रहेगा और किस डेट में कब से और कब तक रहेगा। इन संपूर्ण प्रक्रिया के निर्धारण को बोलते हैं लोडिंग और शेड्यूलिंग। जब ये सारा कुछ हम निर्धारित कर ले जाते हैं तब फिर हम क्या करते हैं? एस्टिमेशन।
इस पूरी प्रक्रिया में कितने खर्चे आएंगे, हर चीज़ का आकलन करते हैं हम, कितने लेबर्स की आवश्यकता होगी, कितनी मशीनरी की आवश्यकता होगी, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं और फिर उत्पादन प्रक्रिया को शुरू कर देते हैं। थर्ड फेज़ क्या होता है हमारा, एक्शन फेज़। जब सारी चीज़ों को हम इधर डिसाइड कर लेते हैं प्रायर प्लानिंग और एक्टिव प्लानिंग के माध्यम से, तो फिर हम क्या करते हैं, डिस्पैचिंग करते हैं, यानी उत्पादन की प्रक्रिया का आदेश प्रेषित कर देते हैं। और जब हम आदेश प्रेषित कर देते हैं तो वहाँ पर हमारी उत्पादन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब उत्पादन प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो अब हमें उस उत्पादन पे कंट्रोल करना आवश्यक हो जाता है। थर्ड फेज़ क्या होता है, कंट्रोल फेज़। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंस्पेक्टिंग करते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्टिंग लेते हैं, जहाँ पर हम डाटा प्रोसेसिंग करते हैं। जैसे सपोज करिए हमने उत्पादन प्रक्रिया शुरू कर दिया, प्लानिंग के अनुसार पहले दिन के 8 घंटे के शिफ्ट में 400 पीस का उत्पादन होना था। अब हम इंस्पेक्शन करते हैं और एक प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करते हैं कि पहले दिन वो जो 400 पीस का उत्पादन होना था वो 400 पीस बना कि नहीं बना, कम बना या अधिक बना, कम बना तो क्यों कम बना, अधिक बना इसका मतलब हमारी लोडिंग और शेड्यूलिंग कहीं डिसबैलेंस है। तो इस तरह से एक पूरा का पूरा प्रोग्रेस रिपोर्टिंग तैयार करते हैं। जो भी वेरिएशंस आते हैं, जो भी कमियां आती हैं, हमको हमारी वांछित सफलता नहीं मिल पा रही है, हम अपने अकॉर्डिंग टू प्लानिंग हम यहाँ पर आउटपुट नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो फिर क्या करते हैं, उसकी एक्सपेडाइटिंग करते हैं, यानी फॉलोअप एक्टिविटीज़, उसका पूरा का पूरा एक अध्ययन करते हैं, उसका फॉलोअप करते हैं कि कहाँ कहाँ पर कमियाँ हो रही हैं, और फिर उसको हम इवेलुएट करते हैं। इवेलुएट किससे करते हैं, एक्चुअल वर्सेस डिजायर से। हमारी आवश्यकता कितनी थी, हमारा वांछित उद्देश्य क्या था और हमें वास्तव में क्या आउटपुट में प्राप्त हुआ। जहाँ भी वेरिएशन होता है उनकी फिर से हम रीप्लानिंग करते हैं। रीप्लानिंग करके पुनः यहाँ से हमें जो फीडबैक वगैरह प्राप्त होता है उससे हम फिर से अपनी प्रायर प्लानिंग और एक्टिव प्लानिंग में चेंजेस करते हैं, फिर डिस्पैचिंग करते हैं और फिर उत्पादन करते हैं। और इस तरह से ये पूरी की पूरी उत्पादन प्रक्रिया चलती रहती है, उसमें निरंतर सुधार होते रहते हैं और हमें हमारा वांछित उद्देश्य तक हम पहुंच जाते हैं। और निश्चित रूप से अगर इस पे पूरी तरह से इस सिस्टम से हम कार्य करते हैं तो उस उद्योग को वांछित सफलता जरूर मिलती है। प्यारे साथियों, इस तरह से मेरा एक प्रयास था आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में प्रोडक्शन सिस्टम कैसे कार्य करता है, प्रोडक्शन क्या होता है, किसी वस्तु की उपयोगिता कैसे हम बढ़ाते हैं, नियोजन कैसे करते हैं, देश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है उसमें कैसे हम अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर पाते हैं, और किसी भी उत्पादन प्रक्रिया के लिए किन किन स्टेप से होकर के हमें गुजरना पड़ता है, इस पर मैंने आपको अपनी क्षमता अनुसार और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार आपको संतुष्ट करने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कहीं आपको कोई कमी लगती है, आपके समझ में नहीं आता है, तो मेरा जो नंबर है वो 24 घंटे खुला रहता है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हमारा जो यूट्यूब चैनल है यमराज क्लासेज फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके माध्यम से वहाँ क्वेश्चन बॉक्स में जाकर वहाँ पर आप अपने क्वेश्चन को राइज कर सकते हैं और मेरा पूरा का पूरा प्रयास होगा कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।